बड़ी खबर मिल रही है। विपक्ष के नेताओं का मणिपुर दौरा और इससे जुड़ी ताजा अपडेट आपको बताएं। राज्यपाल से मिला है इंडिया का डेलीगेशन और इम्फाल में राजभवन में जाकर यह मुलाकात हुई है। 21 सदस्यीय डेलीगेशन ने ज्ञापन भी सौंपा है और मणिपुर को लेकर के नेताओं ने यह ज्ञापन दिया है। साथ ही सर्वदलीय बैठक बुलाने की भी मांग की है। बड़ी खबर मणिपुर से। यह डेलीगेशन इंडिया का आज अंतिम दिन दौरे का और इससे पहले राजभवन जाकर के न सिर्फ मुलाकात हुई बल्कि ज्ञापन भी सौंपा गया। तो देखिए इम्फाल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जो इंडिया गठबंधन है 21 सांसद पहुंचे थे मणिपुर। उन्होंने इम्फाल, पूर्वी, पश्चिमी, चूरा चांदपुर में जाकर दौरा किया। जो राहत कैंप बनाए गए थे उन राहत कैंपों में मुलाकात की और अब राज्यपाल से मिलने पहुंचे हैं ताकि राज्यपाल को भी रिपोर्ट दी जाए और बेहतर शांति व्यवस्था के लिए उन्होंने मांग उठाई है। 21 सदस्यों वाला यह डेलीगेशन है। न सिर्फ मुलाकात, मौके पर पहुंच के लोगों से बातचीत, आज ज्ञापन सौंप करके आया है और आगे बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अवधेश, राज्यपाल से मुलाकात के बाद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि राज्यपाल ने हमारी बात सुनी है और दोनों समुदायों से शांति की अपील करने को कहा है। तो ये जो डेलीगेशन मिला है, इन्होंने राज्यपाल को अपनी सारी रिपोर्ट दी। आप देखिए, हम तस्वीरें आपको दिखा भी रहे हैं। जिस वक्त ये डेलीगेशन राज्यपाल अनुसुईया उइके से मिलने के लिए पहुंचा था, आपको बता दें अनुसुईया उइके भी कल राहत कैंपों में गई थी चूरा चांदपुर के। वहां पर लोगों से शांति की अपील की थी और वही अपील एक बार फिर से की गई है। मणिपुर की राज्यपाल जी से हम लोग मुलाकात करके, जो हमारे सारे डेलीगेशन आए थे 21 सांसदों, लोकसभा राज्यसभा कुल मिलाकर सारे सांसदों की तरफ से ये ज्ञापन सौंपा गए। हमारे ज्ञापन सौंपने की बाद और हमारे बात रखने की तुरंत बाद राज्यपाल साहिब खुद अपना पीड़ा, दुख सारे कुछ बयान किए हैं और ये 2 दिन की दौरे में जो जो चीज हमारे सामने आए थे, जो तजुर्बा हमें हुई थी, वो सारे को उनके सामने रखने के उपरांत उन्होंने सहमत जताए, हमारी बात पे सहमत जताई खुद यहाँ के राज्यपाल साहिबा। और उन्होंने ये भी सलाह दिए हैं कि आप सब मिलके मणिपुर की कुकी हो, मेती हो, हर समुदाय की जो नेतागण है, ये नेतागणों से आप चर्चा कीजिए, बात कीजिए और कोई समाधान की रास्ता ढूंढिए। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा है जो दोनों समाजों के बीच जहर बोया गया उसकी काट करनी होगी। ये कहना है मनोज झा का। समाधान तो सबको बैठ के निकालना होगा। हालात बहुत खराब है। आपके देश का एक हिस्सा जहां समुदायों के बीच में अविश्वास का जहर बो दिया गया है, उस जहर की काट में तो मेहनत करनी होगी। लेकिन मुझे बेहद खुशी है कि बहुत संजीदगी से दोनों तीनों पक्षों ने अपनी बात रखी। स्टूडेंट्स ने रखी, कुकी ग्रुप्स ने रखी, माइती ग्रुप्स ने रखी, और कहीं भी ऐसा नहीं है। वो सब अपने रिश्तों के अच्छे दिनों को भी याद करते हैं। अभी भी कितने माइतियों ने कुकी की रक्षा की, कितने कुकी समुदाय के लोगों ने माइती की रक्षा की। ये हमारी सरकार के लिए आधार होना चाहिए कि रिश्तों को फिर से, मैं समझता हूँ कि उसको और पुख्ता करें, उसको और मजबूत करें। राष्ट्रपति शासन लगाइए, रिश्तों को बेहतर करिए, फिर आगे देखें। आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी का कहना है कि हम जवाबदेही चाहते हैं, सरकार को जरूरी कदम उठाने चाहिए। प्रधानमंत्री ऐसे तो बोलते रहते हैं, लेकिन इस मुद्दे पर चुप्पी आखिर क्यों साधे हुए हैं? हम जवाबदेही चाहते हैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार की, और प्रेसिडेंट रूल की बात हमने नहीं की है। जो भी प्रभावी कदम उठाने हैं केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, वो उठाए जाने चाहिए। और राज्यपाल जी से हम उम्मीद करेंगे कि वो रिपोर्ट करें, लगातार इन सारी स्थितियों पे अपनी नज़र रखें। जल्द से जल्द सामान्य स्थिति यहाँ के नागरिकों के लिए बन पाए। जवाब नहीं दे रहे, मणिपुर पे पूरी तरह मौन है। जब प्रधानमंत्री हमने देखा है कि बहुत विषयों पे बोलते हैं, लगातार मन की बात सुनाते हैं देश को, और आज देश में जब त्राही त्राही मची है, देश का एक इतना अच्छा हिस्सा, खूबसूरत प्रदेश जल रहा है, उसमें उनकी शांति, मौन रहना लोगों को पच नहीं रही।
और देखिए, मणिपुर में हिंसा के मुद्दे पर संसद में भी लगातार हंगामा हुआ। बीजेपी सांसद सुशील मोदी का कहना है कि विपक्ष चर्चा से भाग रहा है, जबकि सरकार चर्चा के लिए तैयार है। विपक्ष को अधिकार है कहीं भी जाने का, लेकिन संसद का सत्र चल रहा है, सरकार बहस के लिए तैयार है, तो ये क्यों भाग रहे हैं? पिछले 7 दिनों से संसद को इन लोगों ने चलने नहीं दिया। तो जब सरकार तैयार है जवाब देने के लिए, सरकार बहस के लिए तैयार है, आप भी अपनी बात बोलते जो आपको जानकारी है, सरकार की पूरी सफाई देती ये क्या हुआ, क्या स्थिति वहाँ की है। लेकिन चूंकि देखिए, इनको मालूम है कि सरकार जवाब देने में हावी हो जाएगी। सरकार ने अपनी ओर से स्थिति को नियंत्रित करने का पूरा प्रयास किया है और इसीलिए बहस नहीं चाहते हैं। और फिर लोकसभा में जब अविश्वास प्रस्ताव स्वीकृत हो गया, तब फिर हंगामा करने की क्या जरूरत है? उनको तो इंतजार करना चाहिए था नो कॉन्फिडेंस मोशन का। और देखिए, नो कॉन्फिडेंस मोशन जब आएगा तो उसमें केवल चर्चा मणिपुर की नहीं होगी, सारी चीजों की चर्चा होगी। विपक्ष मणिपुर हिंसा को लेकर सरकार को लगातार घेर रहा है, लेकिन सरकार का दावा है कि हालात ठीक करने के लिए कई कदम उठाए गए, शांति के लिए लगातार कदम उठाए गए हैं। बिल्कुल, और हिंसा प्रभावित जो इलाके हैं वहां पर राहत और पुनर्वास का जो काम है वो लगातार जारी है। मणिपुर में शांति बहाली के लिए केंद्र सरकार ने कोशिशें तेज कर दी हैं। राज्य में कुकी और मैतेई समुदाय में जारी संघर्ष को खत्म करने के लिए दोनों को बातचीत की टेबल पर लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह 3 दिनों के मणिपुर दौरे पर थे। यही नहीं, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मणिपुर की स्थिति में सुधार लाने के लिए लगातार 22 दिन राज्य में कैंप किया था। मणिपुर के हालात सुधारने के लिए गृह मंत्रालय लगातार एक्शन में है और लगातार अफसरों और सुरक्षा बल के साथ हालात सुधारने पर बैठक कर रहा है। होम मिनिस्ट्री ने अब तक मणिपुर के नेताओं और सामाजिक संगठनों के साथ 15 से ज्यादा मीटिंग की है, तो हिंसा प्रभावित क्षेत्रों और राहत शिविरों का दौरा भी किया है। हिंसा प्रभावित कुकी और मैतेई समुदाय से सीधा संवाद साधा गया है, तो हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है। मणिपुर में सीबीआई की स्पेशल टीम हिंसा के 6 मामलों की जांच भी कर रही है। राज्य में घायलों के इलाज के लिए अतिरिक्त डॉक्टरों की तैनाती की गई है, तो हिंसा प्रभावित इलाकों में शिक्षा और ऑनलाइन कोर्ट की व्यवस्था की गई है। राज्य में हिंसा से सबसे ज्यादा प्रभावित चुराचांदपुर, कांगपोकपी और मोरहे के लिए हेलीकॉप्टर सेवा दी गई है। मणिपुर में शांति स्थापित हो, इसके लिए अनसोशल एलिमेंट्स को भी मेन स्ट्रीम से अलग किया गया है और राज्य में आगजनी के 5101 मामले में 6065 एफआईआर दर्ज की गई हैं, तो हिंसा फैलाने के आरोप में 252 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। साथ ही अलग अलग इलाकों से एहतियातन 12,740 गिरफ्तारियां की गई हैं। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि पीएम मणिपुर की स्थिति पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। गृह मंत्री ने इन आरोपों को भी सिरे से खारिज कर दिया है। आरोपों को निराधार बताते हुए अमित शाह ने पीएम के मणिपुर पर लगातार अपडेट लेने की बात भी की। बड़ी खबर है, आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के कुलगाम से लापता जवान से जुड़ी बड़ी खबर मिल रही है। कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस संदिग्धों से अब पूछताछ कर रही है। लापता जवान की गाड़ी बरामद हुई है, गाड़ी से खून के निशान मिले हैं। परिजनों को अगवा यानी किडनैप किए जाने की आशंका है। लापता जवान का नाम आपको बताएं, जावेद अहमद वानी है। जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के जवान है जावेद, और 25 साल के जावेद अहमद की लेह में पोस्टिंग थी। छुट्टी पर कुछ दिन पहले ही घर आया था ये जवान और शनिवार शाम को गाड़ी लेकर के निकला था। उसके बाद से ये जो ताजा अपडेट है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। बिल्कुल, तो बड़ी खबर है, लापता जवान को लेकर ये जानकारी आ रही है कि गाड़ी बरामद हुई है, उसमें खून के कुछ धब्बे हैं। रात 8 बजे तक घर नहीं लौटने पर परिजनों ने आशंका जताई थी और घर वालों ने खोजबीन शुरू की। आज तड़के जावेद की गाड़ी को घर से कुछ दूरी पर बरामद किया गया है। इसके बाद परिवार ने पुलिस से संपर्क साधा। पुलिस, सेना और सीआरपीएफ के जवान इस वक्त तलाशी अभियान पर जुटे हैं। कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया गया और घर घर तलाशी ली जा रही है। आसपास के जो इलाके हैं वो सेब के बगीचों से घिरा है और पूरे इलाके में ऑपरेशन तेज किया गया है, सर्च ऑपरेशन जारी है। 3 तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आसिफ कुरैशी हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे ताजा जानकारी लेते हैं, डिटेल्स लेते हैं। जी आसिफ। देखिए, परिवार की तरफ से जो जानकारी साझा की गई थी कि जिसके बारे में बताया गया है कि जावेद को आज दोबारा वापस लेह में ड्यूटी पर
जाना था और उसने अपने भाई से इस बात के लिए कहा था कि आज उनको वो श्रीनगर स्थित हवाई अड्डे पर छोड़ दे ताकि वो वापस अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर सके। लेकिन उससे पहले ही कल देर शाम जब वो बाजार कुछ सामान लेने के लिए निकले थे अपनी गाड़ी लेके, उसके बाद परिवार वालों को एक फोन आया है जिसमें उनको बोला गया है कि उनकी गाड़ी सड़क पर लावारिस हालत में पड़ी है और उसके खिड़की दरवाजे सब खुले हैं। और उसके बाद ही परिवार के लोग उस जगह पे पहुंचे जहां पे उनको फोन करके ये बोला गया था कि गाड़ी है। वहां पे गाड़ी के खिड़की पे उन्होंने खून के धब्बे देखे तो उनको समझने में ज्यादा देर नहीं लगी और तुरंत ही सुरक्षा बलों और पुलिस के साथ संपर्क साधा गया, जिसके बाद से लगातार यहाँ पे तलाशी अभियान जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों की तरफ से इलाके के कई गाँव में जो है घेराबंदी करके तलाशी अभियान भी चलाया जा रहा है। कुछ संदिग्धों को आज सुबह तक ही हिरासत में भी ले लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ चल रही, देखने वाली बात होगी कि कितनी जल्दी सफलता मिलती है। नजरें बनाए रखिएगा। आसिफ, शुक्रिया आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। बड़ी खबर महाराष्ट्र से भी है, जहां पर पुणे में पकड़े गए 2 संदिग्ध आतंकवादियों यूनिस साकी और मोहम्मद इमरान खान को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। इनके घर में लगे सीलिंग फैन के पाइप के अंदर एक कागज का टुकड़ा मिला जिसमें बम बनाने का तरीका लिखा था। महाराष्ट्र एटीएस की कार्रवाई में एल्यूमिनियम पाइप, बल्ब के टुकड़े, फिलामेंट्स और 2 गोली भी बरामद की गई है। बिल्कुल, आपको यह भी बता दें 18 जुलाई को पुणे के कैथरूड इलाके में बाइक चोरी के आरोप में दोनों संदिग्ध आतंकियों को पुणे पुलिस ने पकड़ा था और जब इनकी धरपकड़ के बाद बाकी की चीजें निशानदेही पर खोजी गई, तलाशी गई, तो क्या क्या मिला आपको बताते चले। सीलिंग फैन के पाइप में एक पर्ची मिली, उस पर्ची में बम बनाने का फॉर्मूला लिखा था। इसके अलावा फिलामेंट्स, 2 गोली और कुछ ऐसी संदिग्ध चीजें मिली जो आमतौर पर आम लोगों के पास नहीं होती है। बिल्कुल, और हमारे साथ हमारे सहयोगी कृष्णा ठाकुर जुड़ गए। कृष्णा, बेहद सनसनीखेज खुलासा हुआ है और पर्ची भी ऐसी जगह छिपाई गई जहां पर कोई सोच नहीं सकता था। बड़ी प्लानिंग हो रही थी क्या किसी धमाके की? बिल्कुल कह सकते हैं कि महाराष्ट्र एटीएस इस मामले में रोज रोज नए खुलासे कर रही है। महाराष्ट्र एटीएस के हाथों रोज रोज इस मामले में नई चीजें जो है, नए सबूत जो है वो हाथ लग रहा है। और आज जो ताजा अपडेट ये मिला है इस मामले में कि जो 2 संदिग्ध आतंकवादी पकड़े गए थे, यूनिस साकी और मोहम्मद इमरान, उनसे इस वक्त महाराष्ट्र एटीएस की टीम लगातार पूछताछ कर रही है। और पूछताछ के दौरान ही ये पता चला था कि इन दोनों के घर में सीलिंग फैन के अंदर, पाइप के अंदर कागज का एक टुकड़ा मिला है और उस कागज के टुकड़े में बम बनाने की पूरी प्रक्रिया जो है इन्होंने लिखी हुई थी। और बहुत ही बड़ी आतंकवादी साजिश को अंजाम देने की कोशिश में ये लोग जुटे हुए थे। बता दें कि इससे पहले इन लोगों ने सातारा और सोलापुर के जंगलों में बम विस्फोट करने का ट्रायल भी किया था। तो रोजाना इस मामले में आप देखें कि नए नए खुलासे हो रहे हैं। महाराष्ट्र एटीएस की टीम लगातार जो है इन दोनों संदिग्ध आतंकवादियों से पूछताछ कर रही है। इससे पहले कल हमने बताया था कि किस तरीके से जो दक्षिण मुंबई के बिल्कुल कृष्णा, देखना ये होगा कि ये 2 आतंकी, इनके तार कहां से जुड़े हैं, कहां तक इनकी जड़ें फैली हैं, इन तमाम चीजों पर खुलासे लगातार हो रहे हैं। शुक्रिया कृष्णा जानकारी के लिए। चलिए बड़ी खबर का रुख करते हैं। दिल्ली के उद्योग नगर में आग का तांडव, जूता फैक्ट्री में आग लगी है और आग से हड़कंप है। मौके पर फायर ब्रिगेड की 9 गाड़ियां मौजूद हैं। फैक्ट्री में आग बुझाने का काम जारी है। लोकेशन नागलोई के पास उद्योग नगर की है। जूता फैक्ट्री से ये आग की तस्वीरें आपके स्क्रीन पर, काला धुआं दूर से देखा जा सकता है। आग की लपटों को भी आप देखेंगे और फायर फाइटर्स की कोशिश भी आपके सामने ही है कि किस तरीके से पानी की बौछारों की मदद से जूता फैक्ट्री में जो ये आग लगी है इसे बुझाने की कोशिश की जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि काफी घनी बसावट लग रही है जहां ये फैक्ट्री मौजूद है। आसपास देखिए, आपको चारों तरफ रहबसर बिल्डिंग्स दिखाई दे रही है। तो देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के उद्योग नगर की, जहां पर जूते की फैक्ट्री में भीषण आग लगी है और हालात आप देखिए, 3 कैमरों से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और अभी फायर ब्रिगेड की जो दस्ता है वो इस आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है। दिल्ली के उद्योग नगर इलाके में रविवार सुबह एक जूते की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो पूरी फैक्ट्री है वो आग से धधक रही है, क्योंकि अंदर केमिकल होता है और गत्ता भी जूते की फैक्ट्री में होता है, इसलिए रह के जो आग है वो लगातार धधकती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। हालांकि फायर ब्रिगेड की जो 10 गाड़ियाँ हैं वो मौके पर भेजी गई है जो आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटी है। लेकिन आप देखिए किस तरीके से
बीच बीच में जो आग है वो काबू पर आती है और उसके बाद फिर से धधकने लगती है। हालांकि गनीमत ये रही कि रविवार का दिन था, छुट्टी का दिन था, कोई भी कर्मचारी फैक्ट्री के अंदर मौजूद नहीं था, इसलिए फिलहाल किसी के हताहत होने की कोई जानकारी नहीं है। लेकिन फायर ब्रिगेड के जो अधिकारी हैं और जो कर्मचारी हैं वो आग को काबू पाने की कोशिश में लगे हैं। कैमरामैन प्रवीण के साथ वरुण जैन, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। एबीपी नेटवर्क का तेलुगु भाषी डिजिटल चैनल एबीपी देशम अपने 2 साल पूरे कर रहा है और अपने दर्शकों यानी कि आपको आगे रखने के लिए एबीपी नेटवर्क लगातार खबरों में नई तकनीक और इनोवेशन का इस्तेमाल कर रहा है। बिल्कुल, और इसीलिए एबीपी नेटवर्क आंध्र प्रदेश और तेलंगाना तेलुगु भाषी दर्शकों के लिए खास तोहफा लेकर आया है। एबीपी देशम के 2 साल पूरे होने पर इस मौके पर लॉन्च किया गया अपनी पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई एंकर आयरा को। आयरा खुद देंगी अपना परिचय। नमस्कार, मेरा नाम आयरा है। मैं एबीपी नेटवर्क के तेलुगु डिजिटल चैनल एबीपी देशम की नई एआई न्यूज एंकर हूँ। मेरे नाम का मतलब जिसके पास सभी तरह की जानकारी हो, इसलिए हर खबर आप तक पहुँचाने के लिए मैं परफेक्ट हूँ। खबर के साथ साथ खबर का जरिया भी इम्पोर्टेंट है और एबीपी नेटवर्क हमेशा आप तक लेटेस्ट खबरों को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ लाता है। ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि एबीपी देशम की दूसरी सालगिरह पर मैं टीम का हिस्सा बन रही हूँ। तो आज से हर रोज मिलिए आयरा से एबीपी देशम पर।